नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, एसएससी जीडी एग्जाम 2023 जो आपका 10 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक के बीच में कंडक्ट कराई जाएगी। अब मात्र 6 दिन शेष बची हुई है, तो इससे संबंधित हम प्रैक्टिस सेट के वीडियो को देख रहे थे और ये आज हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट का वीडियो है जो विथ एक्स्ट्रा फैक्ट होता है, जैसा कि आप जानते हैं। और दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको जीके जीएस के साथ साथ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, सेम नाम है टेलीग्राम चैनल का भी। और यदि अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस जंतु में 3 हृदय पाया जाता है? 3 हार्ट पाया जाता है किस जंतु में? इस प्रकार का प्रश्न है हमारा। यह आपका एसएससी सीजीएल 2021 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो जो 3 हार्ट वाला प्राणी होता है ये आपका होता है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जो है ये आपका 3 हार्ट वाला प्राणी होता है। इसमें 3 हृदय पाया जाता है। हृदय का चेंबर एक अलग चीज है कि कितने भाग में विभक्त होते हैं, और हृदय अलग अलग पर्टिकुलर 3 हृदय पाया जाता है। ये है आपका ऑक्टोपस। आपको बता दें, अगर आपसे कोई पूछे ऑक्टोपस किस श्रेणी के जो है प्राणी हैं, तो ये आपका मोलस्का संघ के प्राणी है। किसके है? मोलस्का संघ के प्राणी है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसके खून का रंग कैसा होता है, तो ऑक्टोपस के खून का रंग जो है नीला होता है। अब खून का रंग नीला ऑक्टोपस का क्यों होता है? तो इसलिए होता है कि आम जंतु के जो खून होते हैं उसके जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है। हीमोग्लोबिन पाई जाती है आम जो है जनरली अन्य जंतुओं के खून में, जिसके कारण खून के रंग जो है लाल होती है। लेकिन ऑक्टोपस के खून में जो है हीमोग्लोबिन के जगह आपको हीमोसाइनिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोसाइनिन पाया जाता है, जो एक प्रकार का प्रोटीन है और इसमें तांबा की मात्रा अधिकांश होती है। लोग इसे जो है खाने के रूप में भी यूज करते हैं। ऑक्टोपस को बहुत सारे देश में खाया जाता है, अब तो इंडिया में भी खाया जाता है ना। तो हीमोसाइनिन होता है हीमोग्लोबिन की जगह, इसी कारण इसके खून का रंग जो है ब्लू हो जाता है, नीला हो जाता है। इसमें 3 हृदय पाया जाता है। ये मोलस्का संघ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अन्य सभी जो प्राणी आप ऑप्शन में देख रहे हैं इसमें एक ही हृदय पाया जाता है। हाँ, अगर हृदय की जो चेंबर की बात करेगा तो फिर अलग अलग हो जाएंगे। जैसे उभयचर में 3 हृदय चेंबर होती है, मगरमच्छ एक्सेप्शनल है तो इसमें 4 होता है, कुत्ता स्तनधारी में आता है तो 4 होता है, जो भी बर्ड है उसमें 4 हार्ट चेंबर होते हैं। तो हार्ट चेंबर और हार्ट अलग अलग बात हो गई। यहाँ पे हार्ट की बात हो रही है, तो ऑक्टोपस में 3 हार्ट पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अक्टूबर 2022 में इसरो ने किस यान रॉकेट के साथ जो है एक साथ 36 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया है? देखिए, इस प्रकार का प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, क्योंकि इसरो जो है एक बार इसी प्रकार के बहुत ज्यादा उपग्रह को एक ही बार में प्रक्षेपित किए थे, तो क्वेश्चन पूछा गया था। इसीलिए हाल की घटना है और आप 2023 में एग्जाम देने जा रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहेगा। तो इसरो जो है, सबसे पहले इसरो की स्थापना आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो 1969 में होती है। मुख्यालय पूछा जाता है तो बेंगलुरु में होती है। और इसके बाद इसके प्रमुख कौन है अभी वर्तमान में? तो सोमनाथन जो है इसके प्रमुख हैं। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है इसरो के रिगार्ड में। इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर है, जो इसरो जो अभी जिस रॉकेट से लॉन्च किया है 36 उपग्रह को अक्टूबर 2022 के अंदर, इसका नाम है LBM-3। क्या नाम है? LBM-3। ये स्वदेश निर्मित जो है, ये स्वदेश निर्मित रॉकेट है। स्वदेश निर्मित रॉकेट जो है आपका LBM-3, और ये बहुत भारी रॉकेट है। अब भारत के पास सबसे भारी रॉकेट अभी यही है, LBM-3। अब LBM का आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा मॉडल सेट के किताब वगैरह में PSLV का फुल फॉर्म, GSLV का फुल फॉर्म, तो LBM का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो LBM का फुल फॉर्म जो है लॉन्च व्हीकल मैक होता है। क्या होता है? लॉन्च व्हीकल मैक। आप 3 लगाए तो 3 बोल देंगे, 2 लगा रहा था 2 बोल देते हैं, तो लॉन्च व्हीकल मैक 3 हो जाएगा आपका LBM का फुल फॉर्म। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई जो मंगलयान जिसका आप तस्वीर 2000 के नोट के पीछे में देखते हैं, इसको 2014 में जो है लॉन्च किया गया था, इसरो के द्वारा ही किया गया था, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ी जो ये बॉडी है अंतरिक्ष कार्यक्रम का, ये इसरो है, ठीक है। तो मंगलयान 2014 में जो लॉन्च किया गया था, तो आपसे अगर पूछ ले कि किस रॉकेट से किया गया था, तो आपका जवाब होगा PSLV C-25 से किया गया था, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में PSLV का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, तो इसका होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल,
ठीक है, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है आपका PSLV का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई GSLV का फुल फॉर्म पूछ दे तो SLV का तो सेम ही रहेगा, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, खाली P से हो जाता है पोलर और G से हो जाता है आपका जियो सिक्रोनस। ठीक है, जियो सिक्रोनस हो जाता है, तो इतना बात आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित नहीं है? देखिए, जो सिक्किम में राष्ट्रीय उद्यान स्थित है ये है आपका कंचनजंगा नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाद बाकी करें ओरंग का, तो ओरंग आपका असम में है, इसका नाम बदला गया है। पहले राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क हुआ करता था, अब इसका सीधा सीधा नाम है ओरंग नेशनल पार्क, ये असम में है। नामदफा जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। इसके बाद हेमिस जो है ये आपका जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भारत में जो है हिम तेंदुआ यानी स्नो लियोपार्ड कहाँ पाया जाता है, तो हिम तेंदुआ के लिए जो है एकमात्र जगह बचता है आपका हेमिस नेशनल पार्क जो जम्मू कश्मीर में है। हेमिस नेशनल पार्क जो है ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, सबसे बड़ा जो है नेशनल पार्क है। किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व की बात करें तो नागा अर्जुन सागर हो जाता है, जो आपका जो है आंध्र प्रदेश में है। तो ये सभी बातों को मैं पहले समझा चुका हूँ, आपको अच्छे से समझ के रखना है ताकि एग्जाम में काम आए। अगला प्रश्न है हमारा, 1973 में किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को लक्काद्वीप के नाम से जाना जाता था? 1973 ईस्वी से पहले किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को लक्काद्वीप के नाम से जाना जाता था? तो ये है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को 1973 से पहले जो है लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप ये संयुक्त रूप से अलग अलग जाने जाते थे, लेकिन जो 1973 में है इसे समग्र लक्षद्वीप नाम देके जो है भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसे घोषित किया गया। तो यहाँ पे राइट आंसर लक्षद्वीप हो जाएगा। बैरन द्वीप जो आप देख रहे हैं ये अंडमान में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अंडमान निकोबार आप पहले से जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश है, और सिक्किम को जो है भारतीय भूभाग में 1975 में शामिल किया गया था। इसके लिए संविधान में 36वां संविधान संशोधन हुआ था और ये भारत का 22वां राज्य बना था। तो ये सभी बात को आपको ध्यान रखना है, मूल भारत का सिक्किम हिस्सा नहीं था। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में अक्टूबर 2022 में किसे चुना गया है? देखिए, BCCI इंपॉर्टेंट संस्था है। आप जानते हैं कि इंडिया में क्रिकेट में जो है इतना ज़्यादा पैसा है कि अन्य किसी भी देशों में क्रिकेट खिलाड़ी को इतना पे नहीं किया जाता है, और इतने ही ज़्यादा लोकप्रिय है। यहाँ पे अपना काम छोड़ के लोग क्रिकेट देखते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे ये संस्था होती है, और इसके अध्यक्ष पहले जो थे सौरव गांगुली थे। इसे जो है बंगाल दादा भी कहा जाता है सौरव गांगुली को। तो सौरव गांगुली थे, और इनके जो है जगह कौन लिए हैं? तो ये लिए हैं प्रथम वर्ल्ड कप के विजेता में शामिल रहे रोजर बिन्नी। कौन? रोजर बिन्नी जो है अब BCCI के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं आपको अक्टूबर 2022 के अंदर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो रोजर बिन्नी जो है वर्तमान में ICC के अध्यक्ष, माफ कीजिएगा BCCI के अध्यक्ष हो गए, और जय शाह जो है सचिव पोस्ट पे बने हुए हैं। ये सेकेंड कार्यकाल के लिए फिर से बन गए। आप जानते हैं कि सरकार भी इन्हीं का है ना। अगला प्रश्न है हमारा, हाँ, और प्रथम वर्ल्ड कप जो भारत जीता था 1983 में, उसके कैप्टन आपका जो है कपिल देव थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, अशुद्ध कपूर को किस प्रकार से शुद्ध किया जाता है? देखिए, अशुद्ध कपूर को शुद्ध करने की जो प्रक्रिया है ये ऊर्ध्वपातन है। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि ठोस से सीधे गैस में रूपांतरण। वैसे जनरली क्या होती है कि ठोस से पहले द्रव बनेगा, तब वाष्पन होगा, तब गैस बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो ऊर्ध्वपातन है इसके अंदर क्या होती है, सीधे ठोस से गैस में। आप कपूर को हवा में रख दीजिए, आपको दिखेगा नहीं थोड़ी देर के बाद। ठीक है, तो ये ऊर्ध्वपातन से शुद्ध होती है। इसके अलावा जो चालन है, इसमें जो है चालन में क्या होती है, जो ठोस पदार्थ है उसमें उष्मा का संचालन जो है चालन विधि से होता है। उष्मा जो उसमें गमन करती है ठोस वस्तु में, सॉलिड में, तो ये किस विधि द्वारा होती है? तो चालन विधि से होती है। वहीं पे जो विकिरण है, विकिरण में क्या होता है, जो द्रव और गैस है इसमें उष्मा का प्रसार जो है विकिरण विधि से होती है। ठीक है, और संघनन आप जानते हैं, संघनन जो है कोई चीज को जमना यानी जो है जम जाना, इसे संघनित होना कहना या संघनन कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्वाति महालक्ष्मी का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से है? CPO 20 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। अभी सरस्वती बालकृष्णन पूछा था। ठीक है, अभी जो CGL हुआ था उसमें जो है 12 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में सरस्वती बालकृष्णन पूछा था, और ये है स्वाति महालक्ष्मी। ये
दोनों जो मैंने नाम लिया ये दोनों ही भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम जो है आपका तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य है। भरतनाट्यम ये शास्त्रीय नृत्य भी है। शास्त्रीय नृत्य अगर आपसे पूछे कि इंडिया में कोई कितना है तो 8 है। सबसे लेटेस्ट वाली अगर आपसे शास्त्रीय नृत्य किसी ने पूछ दिया तो आपका जो आंसर क्या होगा, सतरिया नृत्य, जो आपका कहाँ का है, असम का है। और अभी अभी सीजीएल में पूछा था कि सतरिया नृत्य के जो है संस्थापक, या संस्थापक तो नहीं बोल सकते, शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो शंकर देव को दिया जाता है। तो ये सभी बातें को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो पंडवानी है, पंडवानी आपका छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है पंडवानी। और इसके जो प्रमुख जो कलाकार हैं आपका इसमें आ जाएगा आपका तीजन बाई आ जाएगा, तीजन बाई आ जाएगा, पुनिया बाई आ जाएगा। ये सब आपका जो है बाई छत्तीसगढ़ के जो मतलब गायन रूप है पंडवानी, उसके प्रमुख कलाकार हैं। ओडिसी के प्रमुख कलाकार संजुक्ता पनिगिरी है, सोनल मानसिंह है, गुरु केलुचरण महापात्रा है। ये सब ओडिसी का जो है प्रमुख कलाकार हैं। इसके बाद मणिपुरी नृत्य जो है इसके प्रमुख कलाकार में आप याद रखिए झावेरी बहन, ये बहनें हैं, कई बहन है झावेरी, तो ये झावेरी बहन जो है मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। देखिए आर्टिकल 324 जो है ये चुनाव आयोग से संबंधित है। जो चुनाव होती है इंडिया के अंदर, ये चुनाव आयोग से संबंधित है। अगर आपसे कोई पूछ ले वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है तो आपका आंसर क्या होगा, राजीव कुमार। कौन है, ये राजीव कुमार है। ये सुशील चंद्रा साहब का जगह लिए हैं, तो ये भी करंट सेक्शन से इंपॉर्टेंट रहेगा। ये तो हो गई पहली ऑप्शन के बाद। दूसरी ऑप्शन है आपका 338। तो यहाँ पे अनुसूचित जनजाति कहने का मतलब है शेड्यूल कास्ट, SC। तो जो शेड्यूल कास्ट वाली संस्था है ये आर्टिकल 338 में है। और जो आपका शेड्यूल ट्राइब वाली संस्था है यानी ST वाली संस्था है ये आपका 338 के क में है। और जो आपका OBC वाला संस्था है ये आपका 338 के ख में है। तो ये आपको तीनों याद रखना होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके अलावा मैंने बताया था कि भाई जो इनके जो अध्यक्ष हैं ये भी आपको याद रखना चाहिए, जो इनके आयोग हैं इनके अध्यक्ष हैं वो भी आपको याद रखना चाहिए, और इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं। तो जो SC वाला है ये आपका कौन है, विजय संपला है। कौन है, विजय संपाला। विजय संपाला जो है ये आपका SC वाले का अध्यक्ष है। ST वाले के अध्यक्ष कौन है, हर्ष चौहान। हर्ष चौहान जो है ST वाले के अध्यक्ष हैं। और OBC वाले का अध्यक्ष जो है नवंबर 2022 में बदलकर अब गंगाराम अहीरे हो गया है। गंगाराम अहीरे ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना होगा, इनके संस्था का अध्यक्ष का भी ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को भारोत्तोलन में अर्जुन पुरस्कार 2022 दिया गया। देखिए अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत आपका 1961 ईस्वी में होती है। वर्ष 2022 के लिए ये 25 खिलाड़ी को दिया गया है। कितने खिलाड़ी को, 25 खिलाड़ी को दिया गया है। मेजर ध्यानचंद जो है 2022 के लिए एकमात्र खिलाड़ी को दिया गया है, शरत कमल को। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से जो आपको पूछा जा रहा है कि किसे वेट लिफ्टिंग में दिया गया है, तो विकास ठाकुर को जो है वेट लिफ्टिंग में दिया गया, वेट लिफ्टर है। इसके अलावा सीमा पुनिया की बात करें, मिला सबको है लेकिन ये अलग अलग खेल खेलते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर है कि जो भारोत्तोलन में मिला है उसको पहचानो। तो सीमा पुनिया आपका एथलेटिक्स है, एथलीट है, माफ कीजिएगा। इसके बाद भक्ति कुलकर्णी जो है ये शतरंज से संबंधित है। शतरंज में मात्र 2 ही आदमी को मिला है, एक भक्ति कुलकर्णी और एक प्रज्ञानंदा जो हराया था, काफी फेमस हो गया था कार्लोस मैग्नस को। उसके बाद जो है ऑप्शन डी प्रणॉय HS, ये आपको बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। बैडमिंटन में इन्हें अर्जुन पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ है। बैडमिंटन में जो है लक्ष्य सेन को भी प्राप्त हुआ है, ये बात भी ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा लक्ष्य सेन, क्योंकि बहुत ही उभरता हुआ खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है हमारा, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किस खिलाड़ी की प्रमुख पुस्तक है। आप जानते हैं सुरेश रैना सही क्रिकेट के सही फॉर्मेट से संन्यास ले लिए हैं IPL में। पिछले IPL में जब इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था इसके बाद, तो ये बुक इनकी रिलीज हुई थी, काफी इनकी रेटिंग है आप देखेंगे तो। और ये बुक काफी जो है चर्चे में रहा था, तो इम्पोर्टेंट रहेगा ये बुक और एक बार पूछा जा चुका है।
तो यहाँ पे एक बार यहाँ पे 21 में पूछा गया, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट है, 21 में पूछा गया ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका सुरेश रैना। सुरेश रैना की पुस्तक है बिलीव लाइव एंड क्रिकेट टॉट मी, ठीक है। इसके बाद अगर युवराज सिंह का पुस्तक अगर पूछे तो जब आप जानते हैं युवराज सिंह को जब कैंसर से वो पीड़ित हो गए थे तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ एक किताब लिखे थे, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये जो है आपका युवराज सिंह का ऑटोबायोग्राफी है। इसके अलावा अगर आपसे सचिन तेंदुलकर का कोई पूछे तो प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे जो है ये आपका सचिन तेंदुलकर का पुस्तक है। इसके अलावा सेन वार्न जिनकी मृत्यु भी हो चुकी है, हाँ सेन वार्न की मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। तो सेन वार्न जो है ये आपका एक तो सेन वार्न नाम से खुद ही किताब लिखे हैं, एक सेन वार्न जो है खुद किताब का नाम है, ठीक है। ये भी इनकी बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी है। और एक नो स्पिन करके किताब लिखा है क्योंकि ये स्पिनर बॉलर थे, तो इससे भी आप इसे याद रख सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। अगला प्रश्न है किस जलप्रपात को भारत का न्यागरा कहा जाता है? सीपीओ 21 में आया क्वेश्चन है। देखिए भारत का जो न्यागरा जलप्रपात है ना, ये यूएसए प्लस कनाडा के सीमा रेखा पे है, ठीक है। तो भारत का न्यागरा किसे कहा जाता है अधिक चौड़ाई होने के कारण? तो ये आपका चित्रकूट जलप्रपात जो है, जो आपका कहाँ पे स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, इसे भारत का न्यागरा फॉल कहा जाता है। इसके अलावा जो जोग या गरसप्पा है ये आपका शरावती नदी पर है, ये भी आपसे पूछा जाता है, और ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। एक बात गांठ बांध लीजिए, अधिकांश जलप्रपात जो है आपके कर्नाटक राज्य में ही देखने को मिलेंगे। धुआंधार जलप्रपात जो है ये आपका एमपी में है, और ये आपके किस नदी पे है? तो ये आपके नर्मदा नदी पे है, ये एमपी के जबलपुर के पास भेड़ा घाट में स्थित है। कूचीगल जलप्रपात जो है ये बराही नदी पर है, और ये भी कर्नाटक में है। साथ ही साथ कूचीकल जलप्रपात जो है ये हाईएस्ट जलप्रपात है इंडिया का जो है हाईएस्ट पिक वाला जलप्रपात है, सबसे ऊंची जलप्रपात है आपका कूचीकल जलप्रपात, जो बराही नदी पे है। कभी पहले जोग या गोरसप्पा हुआ करता था, इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, जोग या गोरसप्पा को, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन अब कूचीकल जलप्रपात जो है हाईएस्ट पिक वाला है। अगला प्रश्न है 2022 में G20 का 17वां शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए G20 का सदस्य है भारत, इसीलिए इंपोर्टेंट है। क्या G7 का सदस्य है भारत? नहीं है, क्योंकि G7 जो है ये विकसित देशों का संगठन है, जबकि G20 जो है ये विकासशील देशों का संगठन है, ठीक है। ये विकासशील देशों का संगठन है, तो इसके सदस्य हैं भारत। तो अभी जो 17वां शिखर सम्मेलन हुआ है 22 के अंदर, ये आपका हुआ है इंडोनेशिया के बाली में। इंडोनेशिया के बाली में जो है ये शिखर सम्मेलन हुआ है। तो इससे पहले जो हुआ था 16वां जो हुआ था 2021 के अंदर, ये आपका इटली में हुआ था। और जो 18वां होगा 2023 के अंदर, ये आपका होगा अपना भारत में। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। 2023 में भारत में बहुत कुछ का आयोजन होना है, ठीक है। क्रिकेट विश्व कप का आयोजन होना है, G20 का आयोजन होना है, ठीक है। ये सब बातें को ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने की? इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, क्योंकि भारत एक निर्णायक जो है फैसला लेने को यहाँ पे तैयार है। यूरोपियन कंट्री जैसे कर रही है वैसे भारत भी करना चाह रहा है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो डिजिटल करेंसी, आपने ई रूपी का नाम सुने होंगे, ई रूपी का नाम, तो ये इसी से संबंधित ये है पायलट प्रोजेक्ट। तो ये आरबीआई के द्वारा चलाया गया। आरबीआई के बारे में मैं पहले ही समझा चुका हूँ, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। सभी प्रकार के मौद्रिक नीति कौन बनाते हैं? तो आरबीआई बनाते हैं। रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, सीएलआर, ये सब कौन तय करता है? तो आपका जो है आरबीआई तय करता है। इसके अलावा सभी प्रकार के नोटों का निर्गमन कौन करता है? आरबीआई। और जो 1 रुपये की नोट होती है उस पर किसकी साइन होती है? तो वित्त सचिव भारत सरकार का। अन्य सभी नोटों पर जो है आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है। वर्तमान में अगर आपसे कोई पूछे आरबीआई का गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास जो है ये आरबीआई के 25वें गवर्नर है, ठीक है। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। मुख्यालय पूछे तो मुंबई में है, ठीक है। तो ये आरबीआई ने चलाया है पायलट प्रोजेक्ट, जो ई रूपी से संबंधित है, और ये अभी वर्तमान में जो है कॉमर्शियल बैंकों पर ही ओनली अप्लाई किया जा रहा है। कॉमर्शियल बैंक पर जो है अप्लाई किया जा रहा है। इससे जो है आप मुद्रा का विनिमय भी कर सकेंगे ई रुपये से। मान लीजिए कि मेरे अकाउंट में 10 ई रुपये है, तो उसका जितने भी वैल्यू बनेंगे हार्ड करेंसी में, इससे हम विनिमय भी कर सकेंगे। तो इस प्रकार का ये सुविधा देगा। ये पूर्णतः वैध मुद्रा होगी ई रुपये, ठीक है। ये डिजिटल जैसे करेंसी होती है ना, बिटकॉइन वगैरह, तो क्या है, अवैध मुद्रा है, क्योंकि टोटल प्राइवेट है। इसमें पूरी सरकार इंडल्ज रहेंगे। जो भारत में ई रुपये लॉन्च हो रहा है आरबीआई के द्वारा, है ना, तो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त मुद्रा रहेगी। अगला प्रश्न है हमारा,
आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैस को किस समूह में रखा गया। देखिए एसएससी रेलवे कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि अक्रिय गैस अपने आप में ही महान चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले अक्रिय गैस क्या होती है भाई। अक्रिय गैस, इनर्ट गैस क्या होती है कि किसी चीज से जनरली अभिक्रिया नहीं करता है। इसके खोज करने का श्रेय जो है विलियम रैमजे को जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ये कौन कौन से हैं, हीलियम है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है, नियॉन है, ये सब जो है आपका जो है अक्रिय गैस है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो अक्रिय गैस को जो है आधुनिक आवर्त सारणी के सबसे लास्ट वाले वर्ग में जगह मिला है, तो समूह 18 में। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन है, तो मोसले हैं। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, तो 18 वर्ग हैं। कितने आवर्त हैं, तो 7 आवर्त हैं। कितने धातु हैं, और सबसे पहले कितने तत्व हैं अगर कोई पूछ ले, टोटल तो 118 हैं। इसके बाद अगर आपसे कोई भी आदमी पूछ ले कि नेचुरल रूप से कितने तत्व हैं, तो 94 हैं। कृत्रिम रूप से कितने को बनाया गया है, तो 24 को बनाया गया है। कोई आपसे पूछ ले मेटल कितने हैं, तो 91 है। नन मेटल कितने हैं, तो 20 हैं। और जो न तो मेटल है न तो नन मेटल है, जिसे अर्धचालक कहते हैं या जो है उपचालक भी कह देते हैं, तो ये जो है आपका 7 है। तो ये सभी बातों को जो है आपको पीरियोडिक टेबल के रिगार्ड में याद रखना होगा। दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसका मिलान परियोजना के साथ संबंधित स्थान के साथ सही है, सही है। ठीक है, तो कुडुनकुलम परियोजना ये आपका तमिलनाडु में है, एकदम सही है। इसके बाद कैगा परमाणु संयंत्र कर्नाटक, कौसे कैगा कौसे कर्नाटक। ठीक है, तो ये जो है कर्नाटक में एकदम सही है। रामगुंडम तापीय विद्युत परियोजना तेलंगाना, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, सामान्य वर्ग में आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोग जो ईडब्ल्यूएस होता है, इनकी बात हो रही है यहाँ पे कि 10% के आरक्षण देने का प्रावधान संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा किया गया है। देखिए संविधान संशोधन जो है आर्टिकल 368 के द्वारा किया जाता है, जो आपका साउथ अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। ये हो गई संविधान संशोधन किस आर्टिकल से होती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 103वां संविधान संशोधन। 103वां संविधान संशोधन जो है ये आपका ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। 101वां संविधान जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस जीएसटी से संबंधित है। 104वां संविधान संशोधन जो है ये आपका एंग्लो इंडियन कहने से तात्पर्य है कि लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा और विधानसभा में 1 पर्सन को राज्यपाल के द्वारा जो नॉमिनेट किया जाता था एंग्लो इंडियन खाते से, वो वाली सिस्टम खत्म कर दी गई। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये चारों संविधान संशोधन लेटेस्ट वाली काफी इंपोर्टेंट रहेगी, एग्जाम में आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, विश्व का तीसरा सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है ये माउंट एवरेस्ट है। इसकी टोटल ऊंचाई 8850 मीटर है। कहीं कहीं 8848 मीटर भी लिखते हैं पुराने बुक में। लेकिन आप जानते हैं कि इसकी जो है हाइट बढ़ती जा रही है, और भारत की जो खसकना है प्लेट का, वो हिमालय की तरफ खसक रहा है। ये भी बात आप जानते होंगे। लेकिन ये इतना कम खसकता है कि अपने को पता नहीं चलता है। 5000 करोड़ साल में पता चले कि आधा मतलब 1 मीटर खसका, ऐसा है ना। गॉडविन ऑस्टिन जो है ये दुनिया का जो है सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है, जो भारत का पहला भी है। भारत के लिए अगर कोई बात करे तो भारत का सबसे ऊंचा माउंटेन पीक है आपका गॉडविन ऑस्टिन, और दुनिया के लिए ये दूसरा सबसे बड़ा। कंचनजंगा जो है ये तीसरा सबसे ऊंची चोटी है, जो आपके भारतीय राज्य सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है, कंचनजंगा पर्वत की चोटी भी है, ये आपका सिक्किम में स्थित है। बात करें लाहौत्से की, तो लाहौत्से का स्थान चौथा है विश्व में हाईएस्ट हाइट के हिसाब से चोटी का। हाँ, अगर आपसे कोई पूछ ले कि दुनिया में सबसे बड़ा पर्वत श्रेणी कौन सा है, तो कभी भी हिमालय नहीं मार दीजिएगा, एंडीज है। पर्वत श्रेणी कहने का एक अलग तात्पर्य है हमारा। पर्वत श्रेणी कहने का मतलब ये कहाँ तक घेरता है, और माउंट एवरेस्ट कहने का मतलब इसकी हाइट कितनी है। माउंट एवरेस्ट कोई पहाड़ नहीं है, एक चोटी है हिमालय का। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये माउंट एवरेस्ट है, तो इस प्रकार से आप समझिए। तो एंडीज होगा सबसे जो है आपका विस्तृत पर्वत श्रृंखला वाला पर्वत, है ना। अगला प्रश्न है, बोनालू महोत्सव का आयोजन किस राज्य में होता है। मैंने पहले ही बताया था, और ये क्वेश्चन जो है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या है इसका आंसर, क्योंकि मैं पहले बताया है, तो मैं भी देखूं कि आप पहले देखे हो या कुछ याद है या नहीं। अगला प्रश्न हमारा, फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में होगी। देखिए फीफा 2022 जो है ये आपका हो चुका है। कहाँ पे हुआ है, ये कतर के अंदर हुआ है। विजेता कौन रहा है, अर्जेंटीना रहा है, और उप विजेता कौन रहा है, फ्रांस रहा है। तो
तो ये सभी बातों को ध्यान रखना है 2023-22 के रिगार्ड में। तो फीफा महिला वर्ल्ड कप यहाँ पूछा जा रहा है, ये पुरुष वाले की बात करी हमने, तो महिला वाला जो 2023 में होगा ये आपका होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप 2023 की बात करें तो ये इंडोनेशिया में होने वाली है। और अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में जो है ये आपका 22 और 4 26 2026 का फीफा जो मेन वाला है वो होने वाली है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता दोस्तों, निःशुल्क है।